तो आइए दोस्तों, आज एक नए सेट की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये सेट नंबर 10 है अरिहंत पब्लिकेशन से। बहुत ही प्यारा सेट है और इसका सॉल्यूशन भी शानदार होने वाला है। तो पेशेंस रख के आप मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत फेमस बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। लिखा है, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुना कर दिया और ऐसा करने से हुई त्रुटि प्रतिशत बताइए क्या हुआ। अक्सर ऐसा होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये गलतियां हो जाती है। हुआ क्या कि कोई संख्या था जिसको 5/4 से गुना करना था। मान लीजिए नंबर n था, इसको करना था 5/4 से गुना, लेकिन इसी नंबर को वो मिस्टेक बस कितना से गुना कर दिया, 4/5 से। अगर ये दोनों का रेशियो ले लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर मैं रेशियो लूँगा तो n से n कट जाएगा, इधर 25 और उधर 16। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितना परसेंट की त्रुटि हुआ। लाना था 25, आंसर आ गया 16, 9 का त्रुटि हुआ। तो 25 पर अगर 9 की त्रुटि हो रही है तो 100 पे कितना का एरर आएगा, 25 400 यानी 9 4 36% का एरर आएगा। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न की अगर मैं बातचीत करूं तो ये तो बहुत आसान है निकालना। अगर छोटी भिन्न की मुझे पहचान करना है जिसमें 3/4 है, 7/9 है, 11/13 है और 1/2 है। अब आप करिए क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3×3 27, ये 27 और वो 28। तो मुझे बड़ा वाले को छाड़ देना है क्योंकि छोटी भिन्न पूछा गया है। 3×3 39, इसका वैल्यू 39 तो उसका वैल्यू 44, वो बढ़ गया तो वो कट जाएगा। 3×2 6, इसका वैल्यू 6 तो उसका वैल्यू 4, ये बड़ा हो गया तो ये कट गया। यानी सबसे छोटा आपका कौन है, 1/2। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चार घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है और सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजाई गई होगी, तो दोबारा एक साथ बजने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे सवाल को हमेशा एलसीएम से किया जाता है दोस्त। तो आप दोनों सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम अगर ले लीजिएगा तो पहले 3 से कट रहा है, 3×3 9, 3×2 6, 3 को बाहर कर दीजिए। और उसके बाद अब आप देखिएगा अगर कि 8, 2, 5, 3 का एलसीएम कितना बन जाएगा, या 2 से 2 चौका 8, तो 2 को भी बाहर कर दीजिए। अब 5, 4, 3 का एलसीएम आप बता सकते हैं 60 होगा। तो 60 से इसको गुना करिएगा तो 60 दूना 120, 120 या 360 मिनट। और 360 मिनट में कितना मिनट, 360 सेकेंड होगा। ये सेकेंड दे रखा था ना, तो 360 सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है तो आप जानते हैं कि 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 6 मिनट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन में? देखिए, ए और बी अगर एक साथ वर्क करेगा ना, तब जाके टाइम लगेगा 10 दिन। और अगर ए अकेला अगर कार्य करता है तो उसको 30 दिन का समय लगता है। तो काम कुछ ऐसा मानिए जो 10 और 30 दोनों से कट जाए। तो 10 और 30 दोनों से कट जाए तो काम मान लेते हैं 30 यूनिट। तो अगर काम 30 यूनिट हम मानकर चलेंगे तो ए और बी उसे 10 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो आप बोलेंगे 3 यूनिट करेगा। और ए कितना दिन में करेगा? 30 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा। तो इससे आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर 3 यूनिट है, जिसमें ए 1 यूनिट है, तो इससे बी का कितना यूनिट निकल जाएगा? तो आप बोलेंगे बी का 2 यूनिट निकल जाएगा। यानी एक दिन में 2 यूनिट करेगा बी। तो बी को करना है टोटल 30 यूनिट, तो एक दिन में अगर 2 यूनिट, तो 30 यूनिट करने में कितना दिन का टाइम लगेगा? तो 15 दिन का टाइम लगेगा। या आप दूसरे ढंग से इसको लिख सकते हैं, ए बी है और ए है,
तो ये 10 और 30 है, तो 10 और 30 का एलसीएम आपने लिया 30 यूनिट, तो 10 तिया 30, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, तो बी का इससे निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। काम 30 यूनिट कराना है, किससे कराना है? बी से। कितना दिन का टाइम लगेगा? 15 दिन का टाइम लगेगा। जैसे आपको अच्छा लगता है लिख लीजिए, तरीका एक ही है। इसको देखिए, एक थैले में 5 लाल, 6 पीली और 3 हरी गेंद है, तो टोटल गेंद पहले जोड़ के बताइए कितना है। तो आप बोलेंगे 6 5 11, 3 14 गेंद है। यदि 2 गेंद रेंडमली रूप से निकाली जाती है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों गेंद लाल हो या तो दोनों गेंद हरी हो, या तो के कंडीशन में जुट जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि टोटल 14 गेंद है, जिसमें से निकालना है आपको कितना गेंद? 2 गेंद, 2 गेंद निकालना है। तो 14C2, इसका मतलब हुआ 14 में 2 को सिलेक्ट करना है, और या तो लाल हो। तो लाल की अगर मैं बात करूं तो लाल टोटल 5 है, लेकिन 5 में आपको 2 ही निकालना है। तो ये लाल की प्रायिकता हो गया, या मतलब प्लस, फिर से टोटल नीचे 14C2 और पीली हो। तो अगर आप बात करें पीली की, लाल या दोनों गेंद हरी हो, हरी की बात करें तो हरा 3 है, लेकिन 3 में हमें 2 ही चाहिए। तो 3 में अगर 2 सिलेक्ट करना है तो 3C2 लिखेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा, अब इसको सोल्व करिएगा। तो 14C2 का मतलब समझते हैं क्या होता है? 14C2 का मतलब होता है 14 गुना 13 बटा 2, यानी नीचे आ जाएगा 91। तो नीचे यहाँ भी 91, वहाँ भी 91। 5C2 का मतलब 5 × 4 / 2 × 1, तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 बटा 91 आ जाएगा। और यहाँ 3C2 बोलिए या 3C1 बोलिए, 3C1 का वैल्यू 3 होगा, या ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो 3C2 का मतलब 3 × 2 / 2 × 1, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और नीचे तो 91 आएगा। तो यहाँ 10 और 3 13 बटे 91, यानी 13 × 91, यानी 1/7, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करिए, करा n का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा बताइए? सोल्व करना है इसको। तो अगर मैं बात करूं कि ये सोल्व कैसे होगा, तो आप बताएंगे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, और ये 3 की पावर 5, और ये 3 की पावर 3 अपर पावर 3, यानी पूरा 9 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 3 गुना 81 को 3 की पावर 4 पर पावर 4, यानी 16, और 27 को 3 की पावर 3। इसको अगर सोल्व आप करिएगा तो 9 5 14 ऊपर हो रहा है, और नीचे 17, तो 3 की पावर 2n आई। अगर आप यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो ये 3 की पावर 14 हो जाएगा, और नीचे 16 और 1 3 की पावर 17 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 3, 14 से 17 कट जाएगा तो 3 की पावर 3 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 की पावर 3 3 की पावर 3 मिलकर 3 की पावर 6 बना देगा। बेस सेम है, पावर सेम होगा तभी इक्वल होगा। तो 2n बराबर 6, यानी n का वैल्यू 3 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए, 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो समान राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? 12.5% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/8। समय 2 साल है, तो मूलधन को इसका स्क्वायर मान लीजिए, 8 का स्क्वायर 64। मूलधन यानी प्रिंसिपल को आप 64 यूनिट मान लीजिए, और दोनों साल जो है इंटरेस्ट लगेगा 1/8। पहले मैं यहाँ साधारण ब्याज लिखूँगा, पहले साधारण ब्याज समझिए, बाद में चक्रवृद्धि ब्याज समझिएगा। तो साधारण ब्याज तो हर साल सेम रहता है, तो पहला साल भी 1/8 यानी 8 बनेगा, और दूसरा साल भी 8 बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल तक सेम रहता है, दूसरा साल से ज़्यादा होता है। किससे? साधारण ब्याज से। तो दूसरा साल फिर 8 का 1/8 ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट का एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 510 यूनिट है,
और यहाँ टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िए 8, 8, 16 और एक 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 510, तो इससे 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 30। बोला जा रहा है कि समान राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज ये 8 और 8 16, ऊपर वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 8 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 16। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16 48 यानी 480, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़िए। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, और अल्फा बीटा जो है 0 और 45 के बीच अगर लाई कर रहा है तो tan 2 अल्फा क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो एक काम करिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। देखिएगा, tan 2 अल्फा आपसे पूछा जा रहा है, तो tan 2 अल्फा अगर पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो ये जो 2 अल्फा है और वहाँ अल्फा और बीटा दोनों में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan अल्फा और बीटा के फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोले तो ये tan अल्फा प्लस बीटा जोड़ अल्फा माइनस बीटा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में आ गया, यानी इसको आप समझ क्या सकते हैं। तो इसको अगर आप ऐसे समझना चाहें तो एक ब्रैकेट में आप इसको रख सकते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको अल्फा प्लस बीटा को ए समझेंगे और अल्फा माइनस बीटा को बी समझेंगे, तो tan a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। और tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b और फिर बटा 1 माइनस tan a मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं बात b की करूं तो b के जगह आपको रखना है tan अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अब सवाल है कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब मेरा कोशिश ये है कि हम tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा किस तरह से निकालेंगे। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसी से आपको निकालना पड़ेगा। तो अब आगे का बात हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे tan निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, जैसे tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर पता हो जाएगा तो बस आप आंसर कर दीजिएगा। तो अब आप करिए क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा तो है ही, इससे आप कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए। तो अगर मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछूं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बताइए, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा। क्या ये साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 5/13 और उसका अगर आप स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 25/169, तो 169 में 25 144, जिसका स्क्वायर रूट 12/13। तो आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया। अब आपको एक काम और करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है। तो अगर मैं आपसे साइन अल्फा प्लस बीटा पूछूं तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, और उसका वैल्यू 4/5 है। तो ये फाइनली आ जाएगा 16/25। अब 25 में 16 घटाइएगा 9/25 यानी 3/5। तो आपने सब कुछ का वैल्यू निकाल लिया है। अब आपको चाहिए क्या चीज़, tan अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो ये होता है साइन बटे कॉस, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3/5 अब बटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। अब एक काम और करना रह गया, tan अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो साइन बाई कॉस, तो साइन अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है बटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा वहाँ निकाले हैं 12/13, तो 13 से 13 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/12।
थोड़ा सा है लेंदी, लेकिन आप ये बात को समझिए, बहुत मज़ा आएगा बाद में। अब आप एक बात बताइए, अब यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया 3/4, और tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लिया 5/12, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इसको सोल्व करिए। तो सोल्व किस तरह से करिएगा, तो जैसे 12 है तो इसको 12 बनाइए, तो 3 से गुना। अब ये 5 और 9 हो जाएगा 14, यानी ये 14/12 आ गया। उसी तरह से नीचे बताइए कितना होगा। तो नीचे अगर बात करिएगा तो 12 चौके 48 हो रहा है। तो ये 12 चौका 48 हो रहा है, तो 48 में अगर 15 को आप माइनस कर देते हैं तो 33 बचता है। तो 33/48। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है ना। अब इसको 48 भी बना दीजिए। तो इसको 4 से गुना करिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 4 से आप गुना करते हैं तो ऊपर भी 4 से कर लीजिए। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि 48 से 48 नीचे कट जाएगा। तो ऊपर आ गया 56 और नीचे आ गया 33। कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर यही आंसर कर दीजिए। तो 56/33 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वैल्यू नहीं पुट इसलिए किए क्योंकि cos थीटा में कोई वैल्यू रखेंगे तो 4/5 नहीं होगा, 5/13 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं किया। अब आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। कह रहे यदि 2p + 1/p = 4 है तो p³ + 1/8p³ क्या होगा। उसको मत देखिए, इसको देखिए। यहाँ किसका क्यूब किया गया है, तो आप बोलेंगे p का क्यूब किया गया है, और यहाँ किसका क्यूब किया गया है, 2p का। तो आप करिए क्या, यहाँ पे p बनाइए और यहाँ पे 2p बनाइए। तो एक को सही करिएगा, दूसरा अपने आप सुधर जाएगा। तो इसको अगर मुझे p बनाना है तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो p होगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2p हो जाएगा नीचे, और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा। अब इसी के क्यूब करके ये पूछ रहा है, तो अगर आप दोनों साइड क्यूब करिएगा तो हो जाएगा p³ और हो जाएगा 1/8p³ प्लस 3ab। तो a के जगह आपको p रखना है और b के जगह 1/2p रखना है, i × a + b, यानी p + 1/2p, और इधर क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 8। अब इसको ज़रा सोल्व करिएगा, तो p³ अब 1/8p³, p से p यहाँ कट जाएगा, ये 3/2, और p + 1/2p का वैल्यू 2 है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 इधर आके घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़िए। करा अगर एंगल ए और एंगल बी एक रेखीय युग्म बनाते हैं और a - 2b अगर 30 डिग्री है तो a का वैल्यू क्या होगा। रेखीय युग्म का मतलब जोड़कर 180। तो a और b अगर रेखीय युग्म बना रहा है तो a + b 180, और यहाँ a - 2b दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a और b का वैल्यू क्या होगा। आप a और b का वैल्यू निकाल दीजिए जल्दी से। अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे a से 1 कट जाएगा, तो 3b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 150, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। अगर इसमें 50 रखिएगा b के जगह तो a आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि जोड़कर कितना करना है 180। तो 50 और 130, 50 और 130 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला बहुपद हो, अब px रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाता है तो शेषफल pa प्राप्त होता है। अगर x - a से भाग देते हैं और शेषफल pa प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। अगर x - a से भाग दीजिएगा और इसको 0 करिएगा तो x = a रखिएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो शेषफल को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। तब pa जो है शेषफल को रिप्रेजेंट बिल्कुल करेगा, कब, जब x - a उसका एक फैक्टर रहेगा तब। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब ये पहला वाला सही है। दूसरा, अगर pa = 0, मतलब आप x के जगह a रख रहे हैं, तो x के जगह अगर आप a रख रहे हैं
समझ रहे हैं ना। तो x माइनस ए इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, और यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ए बराबर जीरो, मतलब x के जगह ए रखेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो अपने आप में क्या होगा, जीरो होगा। तो ये भी अपने आप में क्या है, सही है। आगे कह रहा है वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का एक शून्यक नहीं है। तो शून्यक नहीं होगा, हो सकता है यदि पी एक्स बराबर जीरो। पी एक्स नहीं, पी एक्स के जगह ए रखना है, और x के जगह अगर a हम रख रहे हैं, और अगर जीरो आ रहा है, जीरो अगर आ रहा है तब जाके जो है उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक नहीं हो सकता है यदि px बराबर जीरो। ये x को जीरो नहीं, a को जीरो। तो ये तो वैसे भी गलत है, दो तीन तरह से ये गलत है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी इसमें जो आंसर होगा आपको a एंड b होगा। आप लिख लीजिएगा, ए एंड बी, पहला सही है और दूसरा सही है। आगे बढ़िए। इसको पढ़िए। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बिना पेन का होना चाहिए। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 1600 और 5 साल में 1700। तो एक काम करिए, गैप कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 2 साल। तो 2 साल में बढ़ कितना गया, 1600 से 1700, यानी 100 बढ़ गया। तो 2 साल में 100 बढ़ गया तो 1 साल में 50 बढ़ गया, तो वही 1 साल का ब्याज निकल गया। अगर 1 साल का ब्याज मुझे पता चल गया तो अब कह रहा है 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 4 साल में हो जाएगा 50 चौके 200। लेकिन ऐसा होता कब, जब दर में कोई परिवर्तन नहीं रहता, तब तो हम 200 ही बढ़ा पाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, दर को दुगना किया है। जब दर को दुगना किए हैं तो 200 का ब्याज आपको अब 400 मिल जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 400 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 400। तो पहले तो मूलधन पता करिए ना, तो मूलधन पता करिए। तो मैंने अभी 1 साल का ब्याज कितना बताया, तो 1 साल का ब्याज मैंने बताया 50। तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 150। तो 3 साल का ब्याज 150 बन रहा है और मिश्रधन 1600 बन रहा है, यानी मूलधन कितना बनेगा, 150 माइनस 1450। तो 1450 अगर मूलधन है और अभी मैंने बताया ब्याज कितना बना, 400। अगर आप जोड़िएगा तो ये 1850 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये बिना पेन के करने का। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और फिर से सुनिए। आगे यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस 1y वाई स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आपको नहीं लग रहा है कि इसको होल स्क्वायर बनाना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1y एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 2a भी होना चाहिए। या 2 को 4 को आप इधर लाइए, तो 4 को अगर आप इधर लाइएगा तो एक काम करिए -2 लगा दीजिए। 2 ए के जगह x और b के जगह 1y x, तो ये कट ही जाएगा, -2 यहाँ हो गया। उसी तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस 1y वाई स्क्वायर -2ab, यानी y और 1y y। और आपको पता होना चाहिए कि इधर 0 बच गया। क्यों, क्योंकि जो 4 था मैंने इधर ले आया, 1 2 को यहाँ सेट कर दिया और 1 2 को यहाँ सेट कर दिया। रही बात x का, तो x से x तो कटिए जाएगा ना, तो चीज़ तो वही है। अगर यहाँ से आप यहाँ तक देखिएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठ गया और ये भी बैठ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी y माइनस 1y y का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 0 के। ये स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब x माइनस 1y x भी 0 होगा और y माइनस 1y y भी 0 होगा। तो इस कंडीशन में x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस माइनस 1, और यहाँ से y बराबर भी प्लस माइनस 1। आप पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो वैल्यू आ जाएगा 2, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल में आइए। पढ़िए। रवि एक संख्या को 5/3 की जगह 3/5 से गुना कर दिया। अभी एक क्वेश्चन कराए थे, शुरुआत इसी से हुआ है। तो आप करिए क्या, संख्या कुछ ऐसा मान लीजिए 5 और 3 दोनों से कट जाए, तो आप कहिए 15। तो अगर संख्या 15 रहा होगा तो 15 में करना था एक्चुअल में 5/3 से,
लेकिन इसी 15 में वो गलती से कर दिया 3/5 से, तो 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, यानी 25 और ये 9, कितना एरर आया? 16 का एरर आया। तो 25 पे 16 का एरर आया तो 100 पे कितना एरर आएगा? 64%, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल को करिए। करा x/6 बराबर y-3/8 बराबर z-5/12। अगर इतना बराबर है तो एक काम करिए, पहले काटिए 3, 4 और 6, और x + y + z 21 है, तो y z का मान क्या होगा? सभी के सभी बराबर है, तो आप ऐसा करिए, सभी के सभी बराबर है और वहाँ इक्वेशन भी दे रखा है ना, तो बराबर में k मान लीजिए। तो अगर सबके बराबर में आप k यहाँ से मान लेते हैं मेरे दोस्त, अगर सबके बराबर में आप k मान लेते हैं तो यहाँ इसको बराबर करिएगा तो x का वैल्यू 3k आ जाएगा, और यहाँ से y - 3 का वैल्यू आ जाएगा 4k, यानी y आ जाएगा 4k + 3। और अगर z आपसे मैं पूछूंगा तो z - 5 का वैल्यू आ जाएगा 6k, तो z का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6k + 5। और सभी को जोड़कर 21 दे रखा है, x + y + z कितना दे रखा है? 21, और x का वैल्यू 3k है, y का वैल्यू 4k + 3 है, और z का वैल्यू 6k + 5 है। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 4, 3, 7 और 6 13k, तो 13k और यहाँ 5 और 3 8, उधर जाके घट जाएगा तो आ जाएगा 13, यानी k का वैल्यू यहाँ से निकल गया 1। अब बोलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? जो पूछा जा रहा है वो बता दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है बाई जेड, बताइए क्या होगा? बाई × जेड, तो बाई का वैल्यू कितना निकाले हैं आप? तो बाई का वैल्यू 4k + 3 निकाले हैं, और जेड का वैल्यू कितना निकाले हैं? 6k + 5। जहाँ k है वहाँ बन रखिएगा, तो बन रखिएगा तो 4, 3, 7 और 6, 5, 11 यानी 11, 7, 77 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। बोला जा रहा है यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तब समीकरण इसके मूल हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब पूछा जा रहा है। आप इसको सोल्व करिएगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो आप करिए क्या, ए बी सी वास्तविक संख्या है ना, पहले आप इसको सोल्व थोड़ा सा तो करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से गुना करिएगा तो आ जाएगा x² - ax - bx - bx प्लस ab, फिर इसको गुना करिएगा तो x² - bx - cx प्लस bc, फिर इसको गुना करिएगा तो x² नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से, तो हो जाएगा -cx और -ax प्लस ac। बस अरेंज करिए, फिर जल्दी आंसर हो जाएगा। तो x² और x², अगर सबको जोड़िएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3x²। यहाँ देखिए ax और ax, तो ax मिलके -2ax, फिर बताइए bx तो -2bx, फिर cx होगा 2 गो तो -2cx, और उसके बाद में हो गया abc ca। अगर इसको आप गौर से देखिएगा ना तो ये स्क्वायर प्लस b² प्लस c² कुछ फार्मूला पे बन रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 3x², इसमें अगर आप x कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में आ जाएगा क्या चीज़, 2a प्लस 2b प्लस 2c इंटू x, और प्लस आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। अब इसके मूल के बारे में कमेंट करना है कि इसका मूल कैसा होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। तो आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, abc कोई भी वास्तविक संख्या लेके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी तो टाइम आपको लगेगा, इतना से गुजारा थोड़ी है बनाने से कि बन गया। तो अब आप क्या करिए, abc का वैल्यू पुट करिए, कोई भी वास्तविक संख्या पुट कर सकते हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या होगा। तो अगर मैं सभी को a बराबर b बराबर c बराबर 1 ले लूँ कैलकुलेशन के हिसाब से,
तो अगर 1 ले लूँगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, आई 2 2 4 आ 2 6, तो -6x हो जाएगा, आई 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। 3 कॉमन लेकर उड़ाइएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर आप गौर से देखिएगा तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया, यानी इसमें जब d निकालिएगा तो d तो 0 आ जाएगा। d मत निकालिए, लेकिन x का वैल्यू तो रियल निकल रहा है ना, तो हमेशा ये कौन संख्या होगा, इसका मूल वास्तविक होगा। तो इसके मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। आप दूसरा वैल्यू भी लेके चेक कर सकते हैं, रियल ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि होल स्क्वायर पर सेट हो जाए, आपको d निकाल के देखना। अगर d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आता है तो समझिए उसका रियल रूट्स होगा, हाँ या नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब आगे बढ़िए। इसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा पिंटू के व्यय, व्यय का मतलब समझते हैं, खर्च। तो खर्च और बचत 5:3 के अनुपात में है। ये खर्च है, बचत है, और ये रहा होगा आय। तो खर्च और बचत 5:3 है, तो आय हो जाएगा 5×3 8। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, आय में कितना वृद्धि करना है, 12% की वृद्धि। तो अगर आय में 12% वृद्धि, व्यय में 15% वृद्धि, तो उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि करना होगा। एक बात बताइए, आय 12% बढ़ गया, मान लीजिए इसको 80 है, 30 है, 50 है, तो इसका 12% अगर बढ़ाइएगा तो नई आय क्या बन जाएगा। तो 12% अगर बढ़ाइएगा तो इसका 12% बराबर 6 में 9.6 बढ़ जाएगा, तो 9.6 बढ़ करके 89.6 हो जाएगा। और खर्च 15% बढ़ गया, तो ये 15% अगर बढ़ा दीजिएगा तो 15 × 5 = 75, यानी 7.5 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 57.5। अब आय में से खर्च घटाइएगा तो बचत निकल जाएगा, तो 6 में 5 जाएगा 1, 9 में 7 जाएगा 2, और 8 में 5 जाएगा 3, 32.1। ऐसा आ रहा है क्या। अब बताइए बचत जो है कितना बढ़ गया, तो बचत 2.1 बढ़ गया। तो 30 पर 2.1 बढ़ रहा है, तो 100 पर कितना बढ़ेगा। तो ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 0 लाइएगा तो इसे ही कट जाएगा, और 3 से ये 7 बार में कट जाएगा, यानी बचत कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7% बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। कौसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सदैव रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू जो है 2 से नीचे आता ही नहीं है, 2 आता है या तो 2 के बराबर आता है। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, अगर cos थीटा 1 लीजिएगा तो 1 1 2 आएगा। अगर cos थीटा आप 1/√2 लेते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आई 2, तो ये हो जाएगा 2.5। तो कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो 2 या 2 से नीचे नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ऊपर होगा। कोई ज़रूरी नहीं हो कि यहाँ कॉस और सेक हो तभी, कोई भी उल्टा वाला आ जाए, जैसे tan और कॉट आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी वैल्यू जो है 2 या 2 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है, 2 या 2 से ऊपर होगा। साइन रहता साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तब भी इसका यही आंसर होता है। तो आपको 2 या 2 से कम नहीं, सदैव रहता है 2 से कम, 2 से अधिक। ये कह रहा है 2 से कम, 2 से अधिक, ये भी सही नहीं है, ये डी होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा 2 या 2 से अधिक रहता है, ये आंसर होगा, इसलिए इसका डी मानना पड़ेगा। अभी बात को समझिए। अगला क्वेश्चन करा, एक अधूरे बने खंभे के आधार से 150 मीटर पर एक बिंदु, खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि उसी बिंदु पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो खंभे को कितने मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए। अब एक बात बताइए, एक अधूरे बने खंभा है, तो जो खंभा यहाँ दिख रहा है आपको, ये अधूरा बना खंभा है, तो करा आधार से 150 मीटर पर एक बिंदु पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये 150 मीटर अभी ऊंचा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 30 डिग्री बन रहा है। अब आगे बोला जा रहा है
कि एक खंभा को थोड़ा देर के लिए उठाया गया ऊपर, मान लीजिए कि h मीटर और ऊपर उठाया गया, तो अब जो उन्नयन कोण बनाने लगा वो बनाने लगा 45 डिग्री। अब बनाने लगा 45 डिग्री। बस ऐसा वाला सवाल तो पढ़े ही थे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है। अभी बात को समझिए। पहले जिसमें देल है साइड उसमें चलिए। ये 90 है, 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो 30 के सामने 150, तो 60 के सामने 150 रूट 3। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, ये 45 है, 90 है तो ये भी 45 होगा, तो 45 के सामने 150 रूट 3, तो ये भी पूरा 150 रूट 3 हो जाएगा। तो अगर 150 रूट 3 होगा तो पूछ रहा है कितना उठाया गया, यानी एच का वैल्यू। तो 150 रूट 3 और माइनस 150 अगर करिएगा तो 150 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो रूट 3 माइनस 1, यानी 150 इंटू रूट 3 माइनस 1। लेकिन ऐसा तो है नहीं ऑप्शन, तो 1.732 में 1 अगर घटाइएगा तो 0.732 आ जाएगा, और इसको अगर गुना करिएगा तो ये तो यहाँ चलाएगा पॉइंट, 15 से गुना करिएगा, 15 दूना 30, बाकी 3, 15 तिया 45, 3 48, बाकी 4, 15 सत्ते 105, 4 109, 109, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी ऐसा तो है नहीं कागो ऑप्शन, तो आपको डी ही बनाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा दी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, तो टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा क्या होगा। एक बात बताइए, लिखा हुआ है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये 1 के बराबर है। तो आपसे मुझे एक बात ये पूछनी है कि क्या आपको पता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कॉस ए प्लस बी होता है, और ये 1 के बराबर है। कॉस में ही खोजना है किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये कॉस 0 यहाँ से निकल जाएगा, तो कॉस कॉस हट जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 0। तो यहाँ से अल्फ़ा पूछेंगे तो माइनस बीटा, और बीटा पूछेंगे तो माइनस अल्फ़ा। ये बात को पहले समझिए। अब हमसे पूछा जा रहा है tan अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा, तो आप अल्फ़ा की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस बीटा, और बीटा को मत टच करिए, छोड़ दीजिए। अब tan माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में इसका वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और ये कॉट भी हो जाएगा, tan इंटू कॉट मिल 1 होता है, तो -1, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़िए। पढ़िए, ये सवाल को पढ़िए। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में अगर मोटर चलता है तो उसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ये बोट का स्पीड है, बोट का स्पीड मान लिया जाए x, यानी x बराबर दे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा के अनुकूल, और धारा का चाल मान लीजिए कुछ बाई, धारा का चाल मान लीजिए 22 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए कि करा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है। धारा के अनुकूल मतलब चाल जुड़ जाएगा, तो 80 किलोमीटर जब अनुकूल में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, यानी 45 प्लस 22 हो जाएगा। तो ये दूरी बटा चाल यानी समय, और समय लगा है 1 घंटा 20 मिनट, तो 80 मिनट का समय लगा है। तो 80 मिनट को अगर घंटा में बदलिएगा तो 80 बटा 60, तो इससे ही कट जाएगा, तो 45 प्लस 22 बराबर 60, यानी 22 बराबर 15 आ गया। तो धारा का चाल आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो जब धारा के विपरीत दिशा में जब 80 किलोमीटर जाइएगा तो चाल घट जाएगा, तो 45 में 15 घटाइएगा तो 30, तो टाइम लग जाएगा 8 बटा 3, यानी 2 घंटा पूरा लग जाएगा। अब बच गया 2 बटा 3, उसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना, यानी 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगेगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को बनाइए। पढ़िए। एक शंकु के आधार का अर्ध व्यास और एक गोले के अर्ध व्यास दोनों में से प्रत्येक की माप 8 cm है।
एक शंकु है और एक गोला है, तो शंकु का त्रिज्या और गोला का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या जो है वो 8 cm दिया हुआ है। अब बताइए, साथ में दोनों ठोस के आयतन भी बराबर है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो r स्क्वायर एच मुझे मालूम नहीं है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। बहुत अच्छा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों का रेडियस तो बराबर है, तो जब दोनों का रेडियस बराबर है ही तो ये तो पहले इसको काट लीजिए और r स्क्वायर से ये वाला काट लीजिए, यानी जो h निकल के आ जाएगा वो h निकल जाएगा 4r, और r का वैल्यू 8 दे रखा है, तो 4 गुना 8 यानी 32 आ जाएगा। तो h 32 है और r 8 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l पूछ रहा है, तो l मतलब r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 32 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर भी करने में टाइम लग जाएगा, तो आपको करना है 8 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, तो पहले आप 8 से इसको काट दीजिए, 8 से एक बार में और 8 से 4 बार में, और 8 को साइड कर लीजिए। अब आप 8 को साइड कर लिए। अब एक बात को समझिए, 4 और 1 का अगर हम पूछे कि हाइपोटेनस क्या बनेगा, तो 16 और 1 17, तो रूट 17 बनेगा, तो इसमें हाइपोटेनस रूट 17 बन रहा है, लेकिन हमने 8 को बाहर किया था, तो 8 को अब एंट्री मारा दीजिए, यानी 8 रूट 17। ये बहुत शानदार तरीका बताया हूँ, याद रखिएगा। कभी भी आपको स्क्वायर करने में टाइम लगे, परपेंडिकुलर और बेस दे दे, और अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर वो कट रहा है, तो पहले काट के उसको छोटा कर लीजिए और उसके बाद इसमें उससे हाइपोटेनस निकालिए, और जितना काटिएगा बाद में लगा दीजिएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सुंदर सवाल कि एक वर्ग के क्षेत्रफल जो है और इसके एक विकर्ण पे आपको वर्ग खींचना है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वर्ग बनाया, ठीक है, और इसका एक विकर्ण ले लीजिए और उस पर दूसरा वर्ग बनाइए। मान लीजिए कि दूसरा वर्ग है, लेकिन ये जो वर्ग बनेगा आपको विकर्ण पर एगो वर्ग बनाना है। तो अगर आप विकर्ण पे वर्ग बनाने जाइएगा तो पहले वर्ग बनाइए। तो विकर्ण पे अगर वर्ग आप बनाते हैं, ऐसा वाला दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी। अगर आप विकर्ण पे अगर वर्ग बनाते हैं तो कुछ इस तरह से वर्ग बनेगा। हाँ, अगर ऐसा वाला वर्ग बनेगा तो कुछ भी नहीं है। अगर इसका साइड ए हम मान लेते हैं, वर्ग का साइड ए है, तो इसका विकर्ण रूट 2a होएगा, तो इसका विकर्ण ही बड़े वाले वर्ग का भुजा कहलाएगा, तो ये रूट 2a हो जाएगा। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, अब बाद वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा यानी रूट 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1:2 आ जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही है। 89 नंबर, इसको करिए। 3 धन पूर्णांक संख्याओं जिनमें से कोई 2 संख्याएं समान नहीं है, माध्यिका 5 है। माध्यिका 5 है, इसका मतलब 5 बीच में आया होगा, और ये संख्या आपके पास है कितना, मात्र 3। तो यहाँ क्या रख सकते हैं? एक चीज तो तय है कि ये बोल रहा है कि तीनों अलग अलग है, तो आगे तो आपको 5 से आगे रखना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है, तो अगर न्यूनतम चाहिए तो छोटा छोटा मान रखना पड़ेगा। तो आगे कम से कम आप 6 रख सकते हैं, उससे तो कम रख नहीं सकते हैं क्योंकि पूर्णांक है, और इससे कम अगर आइएगा तो आपको कम से कम रखिएगा तो आप 1 रखिएगा, क्योंकि कम से कम वैल्यू ही रखनी है ना, ज़्यादा या तो हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम 5 से नीचे 4 तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम 666 भी रख देंगे तब भी माध्यिका 5 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इन पूर्णांकों का समांतर माध्य न्यूनतम संभव क्या है? न्यूनतम ही पूछ सकता है, अधिकतम तो ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका अगर आपसे माध्य पूछेगा तो 6 5 11 1 12/3 यानी 4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90, ये सवाल को करिए। चित्र में एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रम से पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। पीबीसी और क्यूसीबी के अर्धक का कटान बिंदु ओ है, तो बीओसी कितना होगा? तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है, ये होता है 90 - a/2।
इसका अर्धक अगर मिलाएगा तो जो बीच में एंगल बनेगा 90 माइनस ए बाई टू, और अगर अंदर में बनेगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू। तो 90 माइनस ए बाई टू यानी ए ऑप्शन। ये सवाल को करिए। एक बंटन में 3 घटक है जिनकी बारंबारताएं 45, 40, 15 है और इनके माद क्रमशः 2, 2.5 और 2 है। तो पूरा मिलाकर समांतर माद पूछ रहा है। तो अगर एक का माद 2 है तो 45 का माद हो जाएगा 45 दूना 90 टोटल, और ये हो जाएगा 40 अढ़ाई 100 और ये 15 दूना 30। अब तीनों का फिर से समांतर माद पूछ रहा है, तो सभी का समांतर माद निकालना है। तो सभी संख्याएं है कितना, बारंबारता को जोड़िए। तो 45, 15, 60, 40, 100, बस सोल्व हो गया। तो 220/100 करिएगा 2.2 यानी बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। बनाइए। बोल रहा है किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी है। मीनार की जो परछाई है उसकी ऊंचाई की आधी है। मान लीजिए कि ये मीनार रहा होगा, ठीक है, तो इसका कुछ छाया बन रहा होगा, तो इसका ऊंचाई का आधा छाया बनता है h/2, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, आगे चल के होता क्या है, कुछ समय पश्चात परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो गया, सूरज थोड़ा नीचे आया होगा, तो अब जो परछाई बनने लगा ये वाला, अब जो परछाई बनने लगा वो अब कम बनने लगा, मीनार का ऊंचाई के बराबर बनने लगा, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक h बनने लगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा कि पहले बन रहा था आधा परछाई, अब उसके बराबर बन रहा है, यानी सूरज ढला होगा। तो पहले अगर मान लिया जाए कि अल्फा एंगल बना रहा होगा तो अब बीटा एंगल बनाएगा। अब इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को अगर गौर से देखिएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, तब आपको एक बात क्या समझ में आएगा कि सर इसमें तो बराबर है, ये बराबर ये, अगर ये बराबर ये है तो ये 45 डिग्री होना चाहिए, ये 45 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, पूछ ये रहा है कि सूर्य नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, तो यहाँ 45 है, मान लो यहाँ 60 रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि 60 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, मुझे एंगल के बारे में मालूम नहीं है। तो अब यहाँ बोल रहा है कितना नीचे चला गया, तो इसका डिफरेंस वहाँ निकालना है। तो यहाँ अगर डिफरेंस निकालना है मतलब कितना नीचे चला गया, मान लो ये 60 रहता, वो 45 हो गया, तो 60 से 45 हो गया, तो आप बोलते हैं ना कि 15 डिग्री नीचे चला गया। तो 15 डिग्री मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, तो सूरज कितना नीचे चला गया मतलब tan अल्फ़ा माइनस बीटा आपसे पूछ रहा है। और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। मतलब साफ है कि हमें दो चीज़ निकालना पड़ेगा, एक tan अल्फ़ा और एक tan बीटा। तो यहाँ से अगर आप tan अल्फ़ा निकालिएगा तो p/b, तो h/h/2 अगर करिएगा तो ये 2 आ जाएगा, और tan बीटा अगर इसमें से निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब उसको पुट कर दीजिए, तो tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, तो tan अल्फ़ा 2 है और tan बीटा जल्दी बोलिए, तो tan बीटा हो गया कितना, tan बीटा का वैल्यू 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, तो tan अल्फ़ा 2 है और tan बीटा 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और बटा 3, यानी tan अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया 1/3। लेकिन मुझे ये एंगल के बारे में पता नहीं है कि वो कितना नीचे चला जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा पूछूंगा तो tan इधर आके tan इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 1/3, तो कितना नीचे चला जाएगा, तो tan इन्वर्स 1/3 चला जाएगा नीचे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 cm है, भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। एक मिनट,
एक समकोण है और समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 8 है, ये 8 है, तो ये बता सकते हैं कितना होगा? तो आप बोलेंगे 8√2। तो वही पूछ रहा है भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है ये वाला लेंथ क्या होगा, तो 8√2 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। प्रक्षेप मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन उस पर पूछ रहा है, मतलब उसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः m और n है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कर अब परिमाप बराबर है, तो अगर मैं मान लूँ थोड़ा देर के लिए कि ये 10 होगा, ये 5 होगा, तो 10 5 15, तो ये भी 10 होगा, ये भी 5 होगा। तो 10 इसका जो परिमाप होगा 10 10 20 और 10 टोटल हो गया 30। तो इसका भी तो 30 होगा ना, तो 30 अगर परिमाप होगा तो भुजा तो 7.5 होगा। भुजा कितना होगा? 7.5। या आपको 7.5 में दिक्कत हो रहा है तो इसको 6 मान लीजिए। तो 10 10 20 अच्छे 6 12, तो 20 और 12 32, तो इसका परिमाप 32, तो इसका भी परिमाप 32, यानी भुजा कितना कितना होगा बताइए? 8 8 होगा। तो आप इसका भुजा 8 मान लीजिए। अगर आप इसका भुजा 8 मान लेते हैं तो अब आप क्षेत्रफल निकाल के देखिए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, किसका क्षेत्रफल कम होता है। तो अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल 10 6 60, लंबाई गुने चौड़ाई 60 बन जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 64। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल से। आप कोई भी डेटा लेके चेक करिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यानी m बड़ा होगा किससे? n से। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, BC इस प्रकार मिलते हैं कि ABC 65 डिग्री बनाता है, और ये सब दिया हुआ है। तो EF AB के समांतर है, EF AB के समांतर है, ABCD पहले समांतर था, मतलब ये भी समांतर है। तो ये आपको पता है ये पूरा 65 है, तो ये भी पूरा 65 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। आई समांतर ये है, तो एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का सम कितना होगा? एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये 150 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़िए। चार 400 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी चालों का अनुपात दिया हुआ है 2-3। यदि ए के पास 150 मीटर की शुरुआत है तो ज्ञात कीजिए कि वह बी को कितना दूर से अंतर से हराएगा। एक बात बताइए, रेस के सवाल में हराने हारने और जीतने की जब बात होती है तो उस समय सेम रहता है। वो अलग बात है कि वो दूरी कुछ कम तय करेगा, लेकिन स्टार्टिंग टाइम सेम होगा और इन टाइम भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि पहुंचने वाला पहुंच जाएगा और नहीं पहुंचने वाला चलता रहेगा, बाद में जाके पहुंचेगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे टाइम सेम है, और जब टाइम सेम होगा तो जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। तो ए और बी की अगर मैं दूरी की बात करूँगा तो दूरी का रेशियो हो जाएगा 2-3, यानी चाल दूरी दोनों का रेशियो सेम होगा। अब सुनिए एक बात को, कहता है ए के पास 150 मीटर की शुरुआत है, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ अगर जाना होगा तो ए को बी कहा कि एक काम करो तू पहले यहाँ चल जाओ, तो 150 तो पहले वो चल दिया। अच्छा, अब जीत रहा है कौन रेस? तो ए। बी को हराएगा, मतलब ए पूरा दूरी तय किया है। पूरा दूरी मतलब यहाँ से ही तय करेगा, 150 तो उसको स्टार्ट ही दिया था ना, तो और आगे चलना इसको कितना है? तो आगे इसको चलना है 400 में 150 तो शुरुआत ही दे दिया, मात्र 250 चलना है। 250 मीटर की दूरी इसको मात्र तय करना है। किसको? ए को। और यहाँ दूरी का रेशियो 2-3 है, तो अगर ये 250 चलेगा तो वहाँ ये 2 चल रहा है, तो बी कितना चलेगा? तो 3 से गुना, तो 375 मीटर। मतलब बी यहाँ से चलना चालू किया होगा और ये 375 तक रहा होगा, क्योंकि यहाँ आएगा तब जाके 400 होगा। तो 375 मीटर तो ये चल चुका, लेकिन ये यहाँ पहुँचा नहीं। कितना मीटर से बैक रह गया? 25 मीटर से, यानी रेस 25 मीटर से क्या हो गया? हार गया। बहुत सुंदर। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसको समझना होता है, क्योंकि अगर आप इसको रट के पढ़िएगा ना तो फिर कभी नहीं एग्जाम में सही होगा, ये भी ध्यान में रखिए। अब इस बात को समझिए, उपरोक्त चित्र में बाह्य एक्स वृत्त की जिसका केंद्र O है स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है।
बी ए एक्स 70 है, बी ए एक्स ये पूरा 70 डिग्री दिया हुआ है। अरे भाई 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 नहीं, कहाँ गया जी? हाँ आया। क्या हुआ, क्यों हुआ? 96, 97। चलो ये क्वेश्चन गायब हो गया, हालांकि वो इजी था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो 98 क्या करता है। ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है और A और C पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती है। तो ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर काटती है। एक बात बताइए, समझिए। पहले एक वृत्त बनाइए। तो अगर यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं, मान लो कि अगर हम यहाँ पे वृत्त अगर बना लें, अरे भाई सिलेक्ट हो जा, चलो ठीक है रहने दो। वृत्त वहाँ बन गया। अगर वृत्त है ABCD और A और C पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, A मान लो यहाँ ले लो, C मान लो यहाँ ले लो, तो A और C पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये स्पर्श रेखा होगा। हम भी क्या कर रहे हैं, A पर स्पर्श रेखा खींचा गया होगा, A पर स्पर्श रेखा चलिए, और C से भी स्पर्श रेखा खींचिए। हाँ अब सुनिए, ये A है और ये C है, इस पर स्पर्श रेखा जो खींचा गया है वो P पर मिलता है। किस पर मिलता है? P पर। फिर आगे पढ़िए। ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। तब मान लो B यहाँ होगा और D यहाँ होगा, मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, यहाँ से आप इसको मिलाइएगा और यहाँ से आप इसको मिलाइएगा। तो ABCD के बारे में बोल रहा है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। और आप करिए क्या, A से C को ज्वाइन कर दीजिए। तो A से C को हमने ज्वाइन कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, करा ABC 100 है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। ये अगर 100 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज के। पूछा जा रहा है आपसे कि APC कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। देखिए अगर इसको एक जीवा मान लें, कॉर्ड मान लें, और यह स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा जीवा के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो ये 100 है तो ये 100 बनाएगा। नहीं, वो कैसे? ये 80 है तो 80 ना बनाएगा, 100 कैसे बनाएगा? चूंकि ये जीवा है, अगर ये जीवा है तो बाकी जो 2 जीवा बच गया वही बच गया, तो ये 80 बनाएगा यहाँ पे। उसी तरह से इसको अगर देखिएगा एकांतर प्रमेय से, इसको अगर देखिएगा तो ये स्पर्श रेखा ये जीवा के साथ, स्पर्श रेखा जीवा के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो ये भी 80 बनाएगा, ठीक है। तो 80 80 160 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 99 समझिए। यदि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा? तो समबाहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोणों का योग होता है 2n n-2 गुना 180 डिग्री, n-2 गुना 180 डिग्री अनुपात। अब बहिष कोण, तो बाह्य कोण होता है टोटल 360 डिग्री, ये योग है। अगर आप प्रत्येक निकालिएगा तो n से आपको भाग देना है, तो वैसे भी तो n से n कटिए जाएगा। और ये बोल रहा है
कि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। तो हमें पता ये होता है, सुनिए पहले ध्यान से, हमें मालूम ये है कि अगर अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर अगर 60 है तो योगफल तो 180 होता है, क्योंकि सीधा जब लाइन बनाइएगा बाहर में कोण, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि अंतर अगर 60 है या योगफल 180 है तो एक एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 और 60 को जोड़कर आधा करिएगा तो 240 का आधा, एगो 120 आ जाएगा तो दूसरा 60 आ जाएगा, हाँ या नहीं, तो दूसरा 60 आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो ये भुजाओं की संख्या अगर पूछा जा रहा है आपसे तो ये प्रत्येक कोण अगर आप निकालिएगा, लेकिन अंतर यहाँ दे रखा है ना, तो अंतर अगर यहाँ पे दे रखा है तो एक काम करिए, इसका जो रेशियो बन रहा है 120 और 60 का बन रहा है ना, और यहाँ पे इसको काटिएगा तो इसका रेशियो बन रहा है n-2/2, n-2/2, और यहाँ से अगर इसको रेशियो निकालिएगा तो 60 दूना 120, 60 है 61, यानी 2 और 1 का बन रहा है, तो 2 और 1 का यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकालिएगा तो n-2 बराबर 4 आ जाएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 6। थोड़ा सा घुमा कर दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, 100 नंबर क्वेश्चन को करिए। क्या बोला जा रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी समान चाल से 20%, समान चाल के से 20% अधिक गति से चले, मतलब ये समान चाल है और ये नई चाल है, तो 20% ज़्यादा चले, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले समान चाल अगर 5 मान लेते हैं तो एक ज़्यादा चले मतलब 6 से चले, ये चाल का रेशियो है। और अगर दूरी सेम होता है तो समय का जो रेशियो होता है वो चाल का उल्टा हो जाता है, 6-5। आप पढ़िए आगे क्या कहता है, ये बोल रहा है कि यदि गंतव्य स्थान, ऐसा करने से 90 मिनट पहले पहुंच जाता है, 90 मिनट पहले पहुंच जाता है और यहाँ 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। समान चाल पूछ रहा, तो पहले समान समय तो निकाल लीजिए, तो 9×6 = यानी 540 मिनट, इसको 60 से भागा दीजिएगा तो 9 घंटा आ जाएगा। और जाना है 441 किलोमीटर, तो 441 किलोमीटर अगर जाना है या 9 घंटा में जाना है तो 9 से भागा दीजिएगा तो 49 आ जाएगा, 49 किलोमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज 100 तक हुआ है, आगे 101 से लेकर 150 तक हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।